हाय एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स का वेलकम है वाईडी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। मैं हूं आपका होस्ट, आपका ट्यूटर अमन बहल। संडे स्पेशल क्लास को, आर्ट ऑफ रीडिंग को शुरू करेंगे बिना देरी के। ये क्लास आपकी तो फेवरेट है ही, ये मेरी भी फेवरेट क्लास है। अगर आप किसी हिंदी, पंजाबी, गुजराती, बंगाली यानी नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो और इंग्लिश में स्ट्रगल करते हो, तो इंग्लिश को आपकी मजबूरी से आपकी ताकत कैसे बनाया जाए, इस चीज के लिए सारे फॉर्मूलाज, टिप्स, ट्रिक्स, टूल्स, सब कुछ इस क्लास में आपको मिलेगा। बड़े बड़े सेंटेंसेस मैं आपके लिए लेकर के आता हूं द हिंदू से, जिनको पढ़ना भी मुश्किल है। आप इन सेंटेंसेस को मेरे साथ पढ़ करके इनका मीनिंग भी निकालोगे, इनमें छुपी हुई हिडन एरर्स को भी पकड़ोगे, और जो भारी भरकम वर्ड्स आते हैं इनको भी आपको मैं वोकैब वर्ड्स को याद करने का तरीका बताता हूं। तो मेरी कोशिश ये है कि फुल ऑन पैकेज हो एग्जाम एस्पायरेंट्स के लिए। और ये क्लास होपफुली आपको पेड कोर्सेज, यूट्यूब, कहीं पे भी ये कंटेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। मेरी ऐसी एटलीस्ट कोशिश होती है ये क्वालिटी आपको इस क्लास के अंदर दी जाए। जरूर से एक लाइक और एक शेयर देना, इसको आपके प्यार के ऊपर इस क्लास को लाया जाता है। और बिना देरी के शुरू करते हैं फर्स्ट सेंटेंस के साथ। सेंटेंस बड़ा है, लंबा है। मैं चाहता हूं वीडियो को पॉज करके आप एक बार इसको रीडिंग दो और जितना मीनिंग इससे निकाल पाओ निकालने की कोशिश करो, फिर अपने एक एक वर्ड को ब्रेक करते हुए चलेंगे। चलिए, होपफुली आप खुद से साथ में ट्राई कर रहे हो। वीडियो को पॉज कर लिया करो, प्ले और पॉज बटन आपके पास है। एट द प्रिटेक्स्ट ऑफ टैकलिंग विद द राइज ऑफ रैम्पेंट sophisticated cyber crimes, the government mandated intrusive surveillance tools that were far redundant than effective and driven by inexorably vanity while ignored the concept of proportionality and aplenty contradictions। है ना धमाकेदार सेंटेंस, बहुत कुछ है इसमें, बड़े बड़े वर्ड्स हैं। अब मैं चाहता हूं आप जितना भी समझे इस क्लास को, इस सेंटेंस को छोड़ो। जो भारी भरकम वर्ड्स है ना 4-5, इनका मैं आपको मोटा मोटा मीनिंग बताता हूं, ठीक है? डिटेल में बाद में करेंगे, पहले मोटा मोटा मीनिंग समझ लो और फिर से ट्राई देना। प्रिटेक्स्ट का मतलब होता है एक्सक्यूज या बहाना। रैम्पेंट का मतलब होता है धड़ल्ले से होता हुआ। राइज का मतलब होता है उछाल, बढ़ावा, इजाफा। टैकल का मतलब होता है किसी से निपटना। सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है एडवांस्ड या मॉडर्न। इंट्रूसिव का मतलब होता है जो दखल अंदाजी करे, नाक घुसाता हो। सर्वेलेंस का मतलब होता है निगरानी, मॉनिटरिंग या स्नूपिंग। रिडंडेंट का मतलब होता है गैर जरूरी, जिसकी जरूरत ना हो, अननेसेसरी हो। मैंडेट करने का मतलब होता है जरूरी बनाना। इनएक्सॉरेबली का मतलब होता है ऐसी चीज जिसको सेटिस्फाई ना किया जा सके, जिसकी आशाओं पे पूरा ना खरा ना उतरा जा सके। वैनिटी होता है आपका घमंड, एरोगेंस। प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब होता है अनुपातिकता। दो चीजें प्रोपोर्शनल तब होंगी जब उनके अनुपात बराबर हों। 1 साल की सजा मिलेगी 1000 रुपए चोरी करने वाले को, और 1 लाख की चोरी करने वाले को 10 साल की सजा मिलेगी या 100 साल की। ये प्रोपोर्शनल है, यही होना चाहिए। कॉन्ट्राडिक्शंस होते हैं विरोधाभास, और अपलेंटी होते हैं काफी सारे। परत बाय परत है ना, लेयर बाय लेयर अपने इसको समझेंगे। मोटे मोटे वर्ड्स का मीनिंग मैंने आपको बता दिया। अब एक बार फिर से ट्राई दो इस सेंटेंस को। क्या पढ़ पा रहे हो? चलो अब मैं आपके साथ मिलकर पढ़ता हूं। एट द प्रिटेक्स्ट ऑफ, प्रिटेक्स्ट यानी बहाना। इस बहाने से, एट द प्रिटेक्स्ट ऑफ, ये फ्रेज अंग्रेजी में, इस बहाने से। बहाना क्या है? टैकल विद करना। अब वो प्रेपोजिशन है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी हुई है। टैकल का मतलब होता है निपटना, यानी निपटने के बहाने से। और किससे? बढ़ते हुए राइज से या उछाल से, इजाफे से। और किसका? साइबर क्राइम्स का। साइबर क्राइम्स कैसे? जो बड़े मॉडर्न है, एडवांस्ड है, नई नई टेक्नोलॉजी वाले हैं और रैम्पेंट है, धड़ल्ले से हो रहे हैं। कह रहा है इस बहाने से हुआ क्या? एट द प्रिटेक्स्ट ऑफ टैकलिंग विद दिस क्राइम्स। मेन काम अब बताएगा कॉमा लगा के। हुआ ये कि हमारी जो सरकार है, द गवर्नमेंट, इसने मैंडेट कर दिया, ऑर्डर दे करके जरूरी बना दिया। मैंडेट करना यानी ऑर्डर करना। और क्या? ऐसे सर्विलेंस के टूल्स को या निगरानी रखने वाले जरियों को जो इंट्रूसिव हैं, जो आपकी और मेरी लाइफ में दखल अंदाजी करें, हमारे प्राइवेट मैटर्स के अंदर घुस जाएं। और ये वो टूल्स हैं जो कि थे ज्यादा रिडंडेंट, फार रिडंडेंट बजाय इफेक्टिव होने के। असरदार ये कम थे और गैर जरूरी ये ज्यादा थे, तो फार रिडंडेंट है ना इफेक्टिव। और ये ड्रिवन बाय थे या पुश्ड बाय थे या आगे बढ़ाए गए थे ऐसी वैनिटी की वजह से या घमंड की वजह से, जो इनएक्सॉरेबली है, जिसको शांत नहीं किया जा सकता। सरकार इतनी घमंडी है कि उसकी घमंड को शांत कर ही नहीं पाओगे। सरकार चाहती है कि आपके घर के अंदर भी क्या हो रहा है, किचन में भी क्या कर रहे हो, बेडरूम में भी क्या हो रहा है, ये सब हमें पता हो। ऐसा सर्वेलेंस हम करेंगे कि साइबर क्राइम होगा ही नहीं।
तो इस बहाने से सरकार ने जरूरी बना दिया इस तरह के वाहियात टूल्स को, जो कि ज्यादा तो रिडंडेंट थे, गैर जरूरी थे और कम इफेक्टिव थे, और जो पुष्ट थे या ड्रिवन थे या आगे बढ़ाए गए थे सरकार के द्वारा ऐसे घमंड की वजह से, जो कभी शांति ना किया जा सके। कह रहा है और जबकि इग्नोर किया गया इस कॉन्सेप्ट को जो है अनुपातिकता का, और बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस को, विरोधाभास को, जो अपलेंटी थे, बहुत सारे थे। थोड़ा सा ट्विस्टेड सेंटेंस है, हमने कोशिश की वर्ड फॉर वर्ड इसको पढ़ करके मीनिंग निकाले। अब देखो यहां से तो मेन जंग शुरू होती है, ये करना तो ठीक है, एक डिक्शनरी देख करके आप भी निकाल सकते थे। अब मैं चाहता हूं इस सेंटेंस को आप ब्रेक करें मेरे साथ। सब्जेक्ट से वर्ब, प्रेपोजिशन से उसका ऑब्जेक्ट, क्लोज से क्लोज को, कंजंक्शन से कंजंक्शन को मैच करें, ठीक है, और साथ में एरर्स हैं वो अपने को ढूंढनी है। तो उसको करने के लिए क्या करेंगे, इस सेंटेंस को मैंने अलग से एक स्लाइड में ले लिया है छोटे छोटे पीसेस करके। शुरू करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, YT चैनल का एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें सभी नोट्स, पीडीएफ्स, नोटिफिकेशंस आपको मिलते हैं। ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू ज्वाइन द ग्रुप। सर्च करें टेलीग्राम में @official YT, ये ग्रुप आपको मिल जाएगा। इसी के साथ में YT की एंड्रॉइड और iOS ऐप को अपने फोन में जरूर इंस्टॉल करें। ऐप बनाई गई है आप ही लोगों के लिए, ताकि स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर, कम से कम कॉस्ट के अंदर आप अपने एग्जाम्स को प्रिपेयर कर सकें। अगर आप कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हो जिसमें ग्रामर, रीडिंग, वोकैब, जिसमें क्लोज टेस्ट, RC आता है, तो आप इंग्लिश अनलॉक कोर्स में एनरोल्ड हो सकते हैं, जिसमें 150 घंटे के अंदर ये सारी चीजें आपको कवर करवाई गई हैं, SSC, बैंक, रेलवे, डिफेंस, किसी भी एग्जाम के लिए। अगर आपको लिखना सीखना है तो आप राइटिंग कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, जिसमें 50 से 60 घंटे में क्रैश कोर्स की तरह आपको लिखना सिखाया गया है। रिपोर्ट्स, ऐसे, प्रेसी, ईमेल, हर तरह का राइटिंग फॉर्मेट में आप लिखना सीख सकते हैं। अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट PSC की तैयारी कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि इंग्लिश में माइग्रेट करूं, हिंदी से गुजराती से, पंजाबी से, बंगाली से इंग्लिश में आऊं, तो उसके लिए एक डेडिकेटेड कोर्स है, मिशन सिविल सर्विसेज। यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दिस कोर्स। 200 घंटे का कोर्स है, बहुत अफोर्डेबल कीमत में, जिसमें C सेट से लेकर के डिस्क्रिप्टिव, RC, ऐसे, प्रेसी, आंसर राइटिंग, हर पार्ट, हर एस्पेक्ट हमने कवर करवाया है। कोई भी क्वेरी होती है ऐप से रिलेटेड, ये नंबर है हमारा, टीम से आप व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पे बात कर सकते हैं। ऐप का लिंक फर्स्ट कमेंट में इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। चल अब आओ इसको ब्रेक करते हैं। देखिए, एट द प्रीटेक्स्ट ऑफ, मैंने बता दिया ना, इस बहाने से, ये फ्रेज अंग्रेजी में, अब ये गलत है सही है मैं आपको आगे दिखाऊंगा। प्रीटेक्स्ट वर्ड का मतलब होता है बहाना, एट का मतलब होता है पर, इस बहाने पर या इस बहाने से। देखिए, एट प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है प्रीटेक्स्ट नाम का नाउन। प्रेपोजिशन हमेशा जितनी भी आएंगी, जैसे ये एट आया है, फिर आगे ऑफ आया है, विद आया है, फिर ऑफ आया है, बाय आई है, फिर ऑफ आई है, ठीक है, ये सारी प्रेपोजिशन अपने बाद एक नाउन या फिर कोई वर्ब होगी उसकी ING फॉर्म को अपना ऑब्जेक्ट बना के लेंगी। प्रेपोजिशन बिना ऑब्जेक्ट के अंग्रेजी में नहीं आती है। तो एट प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट था प्रीटेक्स्ट नाम का नाउन। प्रीटेक्स्ट एक बहाना, एक नाउन है। ऑफ प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है, देखो वर्ब की ING फॉर्म, बताया ना मैंने, या तो नाउन आएगा या वर्ब की ING फॉर्म आएगी। प्रेपोजिशन को चाहिए ही चाहिए कुछ ना कुछ, तो यहां पे इसका ऑब्जेक्ट है टैकलिंग, टैकल करना यानी निपटना। फिर विद प्रेपोजिशन आ गई, ऑब्जेक्ट है इसका राइज, राइज का मतलब होता है इंक्रीज या उछाल, ये भी एक नाउन है। फिर ऑफ प्रेपोजिशन आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया इसका साइबर क्राइम्स। अब दिमाग में सवाल आना चाहिए, सर इसका ऑब्जेक्ट इतना दूर क्यों है, बाकी सबका तो नजदीक है। एट का प्रीटेक्स्ट है, ऑफ का टैकलिंग है, विद का राइज है, तो ऑफ का साइबर क्राइम्स इतना दूर क्यों है? दूर नहीं है, ये बिल्कुल पास है। बस साइबर क्राइम जो है ना, अपने लिए दो एडजेक्टिव्स लेकर के आया, समझ पा रहे हो? ये साइबर क्राइम ऑब्जेक्ट तो इसी का ही है, जुड़ा इसी से हुआ है, नजदीक इसी का ही है, लेकिन अपने 2 एडजेक्टिव्स को अपने साथ लाया है। जैसे आपका दोस्त है, मिलने आ जाए आपसे और 2 भतीजों को साथ ले आए, 2 चचेरे भाई बहनों को साथ ले आए तो आपसे मिलना है ना, वो दोस्त के साथ आए हैं, तो वैसे ही एडजेक्टिव नाउन के साथ आकर के उसको मॉडिफाई करते हैं। साइबर क्राइम्स कैसे हैं? साइबर क्राइम्स 2 तरह के हैं, एक तो अल्ट्रा मॉडर्न है, सोफिस्टिकेटेड, जो मैंने आपको वर्ड अभी बताया, स्पेलिंग देख लेना इसकी, सोफिस्टिकेटेड। सॉफ का मतलब होता है विजडम, सोफिस्टिकेटेड यानी जिसमें बड़ी समझदारी लगी हो, बहुत ज्यादा एडवांस चीज हो कोई। रैम्पेंट, इस वर्ड का मतलब होता है धड़ल्ले से खुलेआम होता हुआ कोई गलत काम। तो ये रैम्पेंट भी है साइबर क्राइम्स और बड़े अल्ट्रा मॉडर्न भी हैं। तो ये ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया साइबर क्राइम्स नाम का नाउन। अब सवाल ये आएगा, सर कॉमा लग गया, सब्जेक्ट कहां पे है सेंटेंस में, मेन काम क्या हुआ है? इस कॉमा के बाद में मेन काम शुरू हो जाएगा। सब्जेक्ट है सरकार यानी कि गवर्नमेंट, और वर्ब है इसकी मैंडेटेड। मैंडेट करना, जरूरी बनाना किसी चीज को, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। इसकी जगह पे आप ऑर्डर्ड भी कर सकते थे इस्तेमाल। ऑर्डर करना, मैंडेट करना एक ही बात है। सरकार ने क्या मैंडेट किया?
सरकार ने मैंडेट किया टूल्स को जो सर्वेलेंस टूल्स हैं, निगरानी करने के जरिए हैं। आपकी इंटरनेट हिस्ट्री देख लेंगे, हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा देंगे, कुछ भी खरीदोगे वहां पे आपका अंगूठा लगवा लेंगे, आई स्कैन कर देंगे आपका, आपके फोन के अंदर संचार साथी ऐप डाल देंगे। ये होते हैं सर्वेलेंस के टूल्स। सरकार ने ऐसे ही टूल्स को मैंडेट किया है। अब देखो ये टूल्स है ना, ये इंट्रूसिव हैं। इस वर्ड को अभी डिक्शनरी में चेक करो, डिक्शनरी में चेक करते ही आपको दिखेगा ये वर्ड एक एडजेक्टिव है। इंट्रूसिव यानी जो डिस्ट्रप्शन करे, अनोयंस करे, परेशान करे, आपके घर में घुसे, आपकी नाक में दम करे, ऐसी चीज जो इंट्रूड करे, इंट्रूसिव होती है। तो सर्वेलेंस टूल भी बड़े इंट्रूसिव हैं। एडजेक्टिव जो है मॉडिफाई कर रहा है नाउन को, याद रखना इस बात को। एडजेक्टिव से मॉडिफाई करते हैं किसको? नाउन्स को। चलिए अब इतनी बात तो खत्म हो गई, सरकार ने इस बहाने से ऐसे टूल्स को जरूरी बना दिया। फिर ये आगे क्या है? आगे कुछ नहीं है भाई साहब, ये जो टूल्स जरूरी बनाए हैं ना, इस टूल्स नाम के वर्ड के लिए एक बड़ी सी रामायण लिखी हुई है, महाभारत लिखी हुई है। समझ पा रहे हो? आगे की पूरी किताब जो पढ़ोगे ना, वो इस टूल्स नाम के वर्ड के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है। कौन से टूल्स? दैट वर फार रिडंडेंट देन इफेक्टिव। दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब जो रिलेशन बनाए सेंटेंस में एक क्लोज का दूसरे क्लोज के साथ में। टूल्स वो थे जो थे बहुत ज्यादा रिडंडेंट यानी गैर जरूरी। रिडंडेंट को हम अननेसेसरी भी बोल सकते हैं आसान भाषा में, ठीक है? अच्छा वर्ड है रिडंडेंट। बजाय इफेक्टिव होने के, असरदार कम थे और गैर जरूरी ज्यादा थे। और क्या थे? दैट वर रिडंडेंट एंड दैट वर ड्रिवन बाय इनएग्जॉर्बली वैनिटी। ये दैट वर जो है वो यहां भी लिखा हुआ है, एंड कंजंक्शन के बाद दूसरी बार लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही सेंटेंस चल रहा है ना। आई एम ब्यूटीफुल, मैंने बोल दिया, मान लो यू आर स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल। यू आर स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल। ध्यान से समझना इसको, बड़ा आसान है। आप स्मार्ट भी हैं और आप ब्यूटीफुल भी हैं। मैं ऐसा थोड़ा ना बोल रहा हूं यू आर स्मार्ट एंड यू आर ब्यूटीफुल। दूसरी बार यू आर क्यों लगाऊं? स्मार्ट और ब्यूटीफुल को जोड़ दिया मैंने एंड कंजंक्शन से, दोनों एडजेक्टिव्स हैं। बस यही काम होता है कंजंक्शंस का, सब्जेक्ट वर्ब को बार बार रिपीट ना करना पड़े। तो ये दैट वर थे रिडंडेंट एंड दैट वर थे ड्रिवन। ड्रिवन का मतलब होता है जो पुश किए जा रहे हो, आगे बढ़ाए जा रहे हो, इनको ड्राइव किया गया था। बाय प्रेपोजिशन लगा करके आपने ऑब्जेक्ट दे दिया वैनिटी। वैनिटी को सर्च करो डिक्शनरी में। वैनिटी का मतलब होता है एरोगेंस, हाई हैंडेडनेस बोलते हैं इसको। वैनिटी का मतलब होता है एरोगेंस, ठीक है? ये डिक्शनरी है, डाल दो सभी अपने फोन में, पीसी में। वर्ड वेब इसका नाम है, फ्री है, ये बड़ी अच्छी डिक्शनरी है, सब कुछ बताती है। मैं तो राइट क्लिक करता हूं ना किसी वर्ड पे, अगर कंट्रोल दबा के मैंने राइट क्लिक किया अपने पीसी पे, तो वैसे ये डिक्शनरी जो है खुल जाती है। तो वैनिटी मतलब आपकी एरोगेंस या दम्भ, आपके अंदर का घमंड, ठीक है, कंसीटेडनेस। तो ये जो टूल थे ये भी आगे बढ़ाए गए थे सरकार की वैनिटी की वजह से। सरकार को बड़ा घमंड है कि हम सबके बारे में सब कुछ देखेंगे। और ये वैनिटी कैसी थी? ये इनएग्जॉरेबली थी। अंग्रेजी में इनएग्जॉरेबल वर्ड का मतलब होता है समथिंग विच कैन नॉट बी प्लीज्ड। ऐसा आदमी जिसको खुश ना किया जा सके, ऐसी चीज जिसको शांत ना किया जा सके। इनएग्जॉरेबली उसकी एडवर्ब फॉर्म में, इन एन इनएग्जॉरेबल मैनर, है ना? इनएग्जॉरेबल तो एडजेक्टिव हो गया, ऐसी चीज जिसको खुश ना कर सको। इनएग्जॉरेबली मतलब इनएग्जॉरेबल तरीके से कोई किया गया काम। यहां ध्यान देना, वैनिटी नाम के नाउन को इनएग्जॉरेबली नाम के एडवर्ब से हमने मॉडिफाई कर रखा है, पीछे एलवाई लगा के। चलो अब ये काम सरकार ने इन टूल्स के जरिए किया। और कब किया? अब देखो यहां पे एक एडिशनल एक्शन दिया गया। कोमा के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देखो भी यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बता रहा हूं क्यों थर्ड फॉर्म है, अभी आगे आएगा ये कॉन्सेप्ट, डिटेल में देखो। क्या कोमा के बाद में अचानक से अगर कोई वर्ब अंग्रेजी में मिले, कभी मिल जाए वर्ब की थर्ड फॉर्म, कभी मिल जाए आईएनजी फॉर्म, तो मतलब एक एडिशनल काम के बारे में बताया गया। ये वो टूल्स थे जो सरकार ने लगाए, मैंडेट किए, इग्नोर करते हुए या दरकिनार करते हुए प्रोपोर्शनैलिटी का या अनुपातिकता का कॉन्सेप्ट और ऐसे कॉन्ट्राडिक्शंस को, विरोधाभासों को तो जो अपलेंटी थे, बहुत सारे थे, ठीक है? तो ये पूरा का पूरा एक पार्टिसिपल फ्रेज है। वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब की आईएनजी फॉर्म से शुरू होता है, एडिशनल काम को बताता है। थर्ड फॉर्म से ये बताता है कि कोई काम जो हो चुका था, और आईएनजी फॉर्म से काम वो वाला बताता है जो भी चल रहा है। तो ये इग्नोर किया सरकार ने, काम हो चुका था इस कॉन्सेप्ट को, इस चीज का, और जो कॉन्ट्राडिक्शन थे जो इस टाइप के थे। अपलेंटी एक एडजेक्टिव है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। कॉन्सेप्ट के बाद में ऑफ प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है इसका, प्रोपोर्शनैलिटी एक नाउन है, इग्नोर वर्ब का ऑब्जेक्ट है कॉन्सेप्ट। अमिड भी एक प्रेपोजिशन है। अमिड का मतलब होता है इस चीज के चलते। अमिड विंटर्स दिस हैपेंड, अमिड द केओस दिस हैपेंड, अमिड द ट्रैफिक, किस चीज के चलते हुए कौन सा दूसरा काम हुआ, अमिड से बताते हैं। तो एक मोटा मोटा ओवरलुक, आउटलुक मैंने आपको इस सेंटेंस का दे दिया। अब अपने क्या करेंगे? अब इसके अंदर और घुसेंगे, गलतियां ढूंढेंगे कहां कहां कही हुई हैं। एक आधी तो पकड़ में आ गई होगी आपको। मैं वीडियो को कर देता हूं पॉज,
जो बहुत ग्लेरिंग है, बड़ी बड़ी जो फुटबॉल जैसी गलतियां हैं जो दूर से दिख रही हैं, बताना कमेंट्स में कितनों को समझ में आई। चलो सबसे ऑब्वियस वाली बताऊं, वैनिटी क्या है? एक नाउन है। ऊपर भी बताया था मैंने आपको, नाउन के लिए आता है एडजेक्टिव। नाउन को कौन मॉडिफाई करता है? एडजेक्टिव। लेकिन इनएक्सॉर्बली तो एक एडवर्ब है। एडवर्ब्स मॉडिफाई करती हैं दूसरी एडवर्ब्स को या एडजेक्टिव्स को। नाउन को मॉडिफाई कर सकता है एडजेक्टिव। समझ पा रहे हो? ये सिंपल फॉर्मूला है अंग्रेजी में। किसी नाउन की खासियत बताने के लिए एडजेक्टिव के अलावा दूसरा कोई वर्ड मत लगाओ। दूसरा नाउन एडजेक्टिव बन के भी आ सकता है, लेकिन एडवर्ब का इस्तेमाल कभी भी नहीं होगा। तो ये जो एडवर्ब आपने भाई साहब लगाई है ना, इसके बाद में एक एडजेक्टिव होना चाहिए था। यहां पे कुछ लिखा होता, इनएक्सॉर्बली अनएक्सप्लिकेबल। अनएक्सप्लिकेबल यानी जिसको एक्सप्लेन ना किया जा सके, फिर वैनिटी लिख देते। बीच में एडजेक्टिव जरूरी था, एडवर्ब ऐसे नहीं आती। तो मतलब ये एडवर्ब को आपको एडजेक्टिव में बदलना होगा। अभी दिखाया था मैंने डिक्शनरी में आपको, इनएक्सॉर्बली को अगर आप एडजेक्टिव बनाओगे, एक सेकेंड, ठीक है, तो इसकी एडजेक्टिव फॉर्म होगी इनएक्सॉरेबल। पीछे का एलवाई हटा के ई लगाना है। तो बस पहली जो सबसे बड़ी वाली और ऑब्वियस एरर थी वो थी सिंटेक्स बेस्ड। चलो अब आगे बढ़ो, एक और बताता हूं आपको इससे भी अच्छी वाली। देखो ये वर्ब अंग्रेजी में बहुत बार आती है, डील विद। डील विद का मतलब होता है किसी चीज से निपटना, सामना करना। इसको कॉप विद करना भी बोलते हैं। इसको कंटेंट विद या पुट अप विद करना भी बोलते हैं। गलती पता है कहां होती है? इस वर्ब के 3 सिनोनिम्स और हैं, टैकल, हैंडल और फेस। टैकल, हैंडल और फेस अपने साथ में विद का इस्तेमाल नहीं करते। आप किसी चीज से निपट रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो यू डील विद दैट थिंग, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन यू कैन नॉट टैकल विद दैट थिंग, यू कैन नॉट फेस विद दैट थिंग, यू कैन नॉट हैंडल विद दैट थिंग। तो ये विद यहां नहीं लगेंगे और यहां इन चारों में लगते हैं। मीनिंग सबका सेम है ऑलमोस्ट। कंटेंट करना, टैकल करना, है ना। अगर इस फॉर्मूला से चले हैं तो टैकल के बाद में विद नहीं होता, लेकिन आपने तो लगा रखा सेंटेंस में। दिखाऊं अभी, सेंटेंस में आपने लिखा हुआ है टैकलिंग। तो या तो क्या करो, यहां पे लिख दो डीलिंग विद, ठीक है। अगर ऐसा हो डीलिंग विद हो जाए तो सेंटेंस सही हो जाएगा। और या फिर पढ़ा रहने तो इसको, इस विद को यहां से निकाल दो। प्रोबेबली यही चाहता है आपका एग्जामिनर, आप विद को यहां से रिमूव करें। तो ये हो गई जी एरर नंबर 2, बड़ी सिंपल वाली। अब आ जाओ अगली पे। देखो ये फ्रेज अंग्रेजी में एट द प्रीटेक्स्ट ऑफ। मैं आपको बता रहा हूं कि प्रीटेक्स्ट में एट से पहले ऑन आएगा, लेकिन ये बात आप याद कैसे रखोगे? कहां एट लगाना है, कहां ऑन लगाना है? इसके पीछे है ना, मैं सच बता रहा हूं आपको, इतनी किताबें लिखी गई हैं सिर्फ इसी चीज के पीछे, एट और ऑन का इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो इस गड्ढे के अंदर अपने को नहीं घुसना है कि कहां ऐड कहां ऑन लगेगा, कैसे याद करूं। मोटा मोटा होता है, ऑन जो लगता है बड़ी लोकेशन पे लगता है, ऐड लगता है छोटी लोकेशन पे, लेकिन उससे मामला बैठेगा नहीं। तो मैंने क्या किया, ऐसे कॉमन फ्रेजेस जहां पे ऐड और ऑन में कंफ्यूजन होता है वो आपके सामने लिख दिए। तो 7 8 10 लेफ्ट में है, 7 8 10 राइट में है। लेफ्ट वालों के पहले ऑन लगता है, राइट वालों के पहले ऐड लगता है। पढ़ लो, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, डायरी में लिख लो, नोट्स बना लो। ये फ्रेजेस ऐसे ही चलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। एट द मर्सी ऑफ यानी किसी की मर्सी पे, यानी किसी के रहमो करम पे। एट द बिहेस्ट ऑफ यानी किसी के कहने पे। ऑन बिहाफ ऑफ किसी की तरफ से, मेरी तरफ से आप चले गए तो यू वेंट देयर ऑन बिहाफ ऑफ, ठीक है, मी, ऐसे आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। एट द कॉस्ट ऑफ, एट द एक्सपेंस ऑफ यानी इस कीमत पे, ये काम किस कीमत पे होगा, ये काम एट द एक्सपेंस ऑफ दिस होगा। एट वंस डिस्पोजल होना यानी किसी के इशारों पे होना, जो आपसे वो आदमी चाहता है वो करवा लेगा, आप उसके डिस्पोजल पे हैं, एट वंस डिस्पोजल। एट अ स्टैंड स्टिल यानी कोई चीज ना आगे जा रही है ना पीछे आ रही है, एक जगह अटक गई है। स्टैंड स्टिल का मतलब ये होता है आप स्टैंड करके स्टिल खड़े हो, ना आगे ना पीछे, मतलब चीजें जो है इंप्रूव नहीं हो रही है। एट रिस्क होना, जोखम में होना। एट स्टेक होना, दाव पे होना। एट लार्ज यानी मोटे तौर पे। एट प्ले यानी एक्टिव, ठीक है, कौन सी चीज अभी एक्टिव है, एक्टिवेटेड है, वो एट प्ले है। और ये ऑन वाले फ्रेज आपके सामने है। ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ, इस बहाने से। ऑन द बेसिस ऑफ, इस बेसिस पे, इस आधार पे। ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, इस आधार पे। ऑन अकाउंट ऑफ, इस वजह से। ऑन द राइज, ऑन द डिक्लाइन, बढ़ते हुए या घटते हुए। ऑन द फेस ऑफ इट, ये भी एक एडवर्ब अंग्रेजी में, इसका मतलब होता है प्रथम दृष्टया, प्राइमा फेसी। समझते हो ये प्राइमा फेसी, बहुत बार सुना होगा ये वर्ड आपने। देखने में क्या लगता है, अंदर घुसेंगे बाद में, देखने में प्राइमा फेसी ऐसा लगता है, ऑन द फेस ऑफ इट सीम्स, ठीक है ना। ऑन द वर्ज ऑफ, ऑन द ब्रिस्क ऑफ, ऑन द कस्प ऑफ, तीनों का मतलब होता है कगार पे। कंपनी बैंकरप्सी के कगार पे है, द कंपनी इज ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी, वो पागलपन के कगार पे है। शी इज ऑन द ब्रिंक ऑफ मैडनेस। तो ऐसे ही आपको याद रखने हैं।
पूरा ये बना बनाया पका पकाया दे रहे हैं आपको ताकि याद रख सको, जरूर से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब लगाओ इस फॉर्मूला को, ये फ्रेजेस 15-20 जो आपने याद किए हैं, यहां क्या लगेगा, एट द प्रीटेक्स्ट ऑफ लगेगा क्या, ऑन द प्रीटेक्स्ट। तो एक प्रीपोजिशनल एरर थी जो बड़े आसानी से सॉल्व हो सकती है अगर आपने नोट बना रखे साफ सुथरे। तो पहली तो हो गई ये, सेकंड हो गई, ठीक है, इसको निकाला, और थर्ड हो गई ये। अब चौथी वाली आओ, ये थोड़ी सी ट्रिकी है पर आसान है समझने में, पकड़ में नहीं आती। ये जब भी अंग्रेजी में आपको देन दिखे ना, THAN, फिर सुन लेना, THAN की बात कर रहा हूं, THEN की बात नहीं कर रहा हूं। ये भी देन होता है, देन का मतलब होता है तब, तब क्या हुआ, व्हाट हैपेंड देन। ये वो वाला देन है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, AN वाले की बात कर रहे हैं। इसका मतलब होता है मुकाबले में। क्या मतलब होता है THAN का, इन कंपैरिजन या मुकाबले में। और इसके साथ में हमेशा अंग्रेजी की कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव की आपको लगानी होती है। आप कभी भी ऐसा नहीं लिख सकते स्मार्ट देन मी, यू आर स्मार्ट देन मी, आप मेरे मुकाबले में स्मार्ट हो, ऐसा नहीं लिख सकते। यू आर स्मार्टर देन मी। आप कभी भी ऐसा नहीं लिख सकते यू आर हार्ड वर्किंग देन हर, आप उससे हार्ड वर्किंग को मुकाबले में, यू आर मोर हार्ड वर्किंग देन हर। तो या तो मोर लगा के या पीछे ER लगा के, जैसे भी एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री बने देन के पहले लगनी चाहिए। लेकिन आपने क्या किया, रिडंडेंट नाम के एडजेक्टिव से पहले फार का इस्तेमाल कर दिया। फार का मतलब होता है बहुत ज्यादा। आप कहना तो चाह रहे हो बहुत ज्यादा गैर जरूरी थे बजाय इफेक्टिव होने के, लेकिन पहले यहां पे मोर का इस्तेमाल करना जरूरी था। मोर रिडंडेंट लिखोगे तो कंपैरेटिव डिग्री बनेगी, तभी देन को आप जस्टिफाई कर पाओगे। ठीक है, फार यहां पे बिल्कुल सही है, इसकी गलती मत मान लेना। एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री से पहले फार या मच का इस्तेमाल कर दिया जाता है अगर आपको उस पर जोर देना हो। एग्जाम्पल देता हूं, दिस कार इज फास्टर फास्टर देन माई कार। ये कार तेज है मुकाबले में मेरी कार के। देन लगाया, कंपैरेटिव डिग्री लगा दी, पढ़ने में तो आ रहा है ना ये फास्टर। दिस कार इज फास्टर देन माई कार, ये कार मेरी कार से तेज है। हालांकि यहां इज भी लगा हुआ है, अंडरस्टूड है, मैंने लिखा नहीं है, फास्टर देन माई कार इज। तो ये फास्टर से पहले मैं यूं कहना चाह रहा हूं बहुत तेज है, तेज नहीं है, बहुत तेज है। मेरी कार भागती है 100 पे, ये कार भागती है 300 पे। तो बहुत तेज लगाने के लिए फास्टर से पहले मुझे एक एडवर्ब चाहिए होगी। कंपैरेटिव डिग्री से पहले अंग्रेजी में 2 ही एडवर्ब आती हैं, एक आती है फार जो यहां लगी हुई है, और दूसरी आती है मच। तो दिस कार इज फार फास्टर या मच फास्टर देन माई कार इज, ये सेंटेंस ऐसा बन सकता है। तो फार की गलती मत मान लेना, गलती यहां पे छुपे हुए मोर की है जो आपको निकाल के लाना था। ठीक है, चलो एरर नंबर कितनी है अब देख लेना, मैं तो भूल ही गया, 1 2 3 और 4। चलो और कुछ मिला, अब आपको साइड में ले जाके समझाता हूं। लास्ट वाली एरर, लास्ट क्या, सेकंड लास्ट है ये। देखो कुछ स्ट्रेंज एडजेक्टिव्स अंग्रेजी में जो कि नाउन जो इसको मॉडिफाई कर रहे होते हैं उसके बाद आते हैं। जैसे हमारा ओरिजिनल सेंटेंस देखो आप, जितने भी एडजेक्टिव इसमें आपको मिलेंगे, जितने भी एडजेक्टिव मिलेंगे वो नाउन से पहले मिलेंगे। इंट्रूसिव मिला है सर्वेलेंस टूल से पहले, सोफिस्टिकेटेड और रैम्पेंट मिले हैं साइबर क्राइम से पहले, वैनिटी से पहले इनएग्जोरेबल नाम का एडजेक्टिव जो हमने बनाया वो भी पहले है। एडजेक्टिव हमेशा पहले होते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं जला हुआ सोफा, तो जले हुए को क्या बोलते हैं, बर्न्ट सोफा, ठीक है ना। या मैं बोल रहा हूं टूटा हुआ घर, तो मैं लिखूंगा ब्रोकन हाउस। तो एडजेक्टिव हमेशा पहले आता है। लेकिन कुछ ऐसे स्ट्रेंज अतरंगी एडजेक्टिव अंग्रेजी में जो कहते हैं हम तो आएंगे ही नहीं पहले, हम तो हमेशा बाद में आएंगे। जो भी नाउन मॉडिफाई करेंगे उसके बाद में लिखे जाएंगे। और ये एडजेक्टिव आपके सामने है, सारे के सारे नाउन भी लिख दिया मैंने पहले और बाद में एडजेक्टिव लगा हुआ है। जैसे जनरल नाम का एडजेक्टिव जब किसी पोस्ट के पहले आए तो उसको आपको बाद में रखना होता है। जनरल डायरेक्टर नहीं होता, डायरेक्टर जनरल। जनरल सॉलिसिटर नहीं होता, सॉलिसिटर जनरल। समझ पा रहे हो। हालांकि जनरल मैनेजर होता है लेकिन ये कोई औपचारिक पोस्ट नहीं है। जनरल मैनेजर आपने बहुत बार सुना होगा, सही भी है वो, लेकिन जनरल जब औपचारिक पोस्ट या पदवियों से या डेजिग्नेशन से पहले आता है तो गलत होता है, आपको उनके बाद लगाना चाहिए। बॉडी पॉलिटिक यानी किसी भी देश के सभी वोटर्स के ग्रुप को बोलते हैं बॉडी पॉलिटिक। पॉलिटिक यहां पे एक एडजेक्टिव है बॉडी नाम के नाउन के बाद। पाउंड स्टर्लिंग तो है ना, करेंसी है किसकी, यूके की है ना पाउंड, तो करेंसी में स्टर्लिंग एडजेक्टिव पाउंड के बाद लगा हुआ है। अब देखो इसको गैलोर और अपलेंटी, इनकी तरफ देना ध्यान। अपलेंटी और गैलोर दोनों का मतलब है अलॉट ऑफ। अलॉट ऑफ जनरली लगता है नाउन से पहले, लेकिन ये दोनों आते हैं नाउन के बाद। बहुत सारे ऑफर्स मिले, बहुत सारी नौकरियां मिली, बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो ऑफर्स गलोर, जॉब्स गलोर, क्वेश्चंस गलोर।
बहुत सारा पानी था, बहुत सारा खाना था, बहुत सारे मौके थे। तो वाटर अपलेंटी, अपॉर्चुनिटीज अपलेंटी, या जो भी चीज है, तो इन दोनों का खास ध्यान रखना पड़ेगा भाई। अजीब है, बाद में आते हैं। फिर ये इलेक्ट, और ये पता ही होंगे आपको, इलेक्ट का मतलब होता है चुना हुआ, ऐसा प्रेसिडेंट जो चुन लिया गया है लेकिन कुर्सी पे नहीं बैठा, शपथ देना बाकी है। प्राइम मिनिस्टर, ऐसा जो चुन लिया गया लेकिन सरकार बनना बाकी है। ऐसे आदमी को भी प्रेसिडेंट इलेक्ट, प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट बोलते हैं। इलेक्ट बाद में लिखा जाता है। एयर अपरेंट वो आदमी है जो अपरेंट तौर पे, जाहिर तौर पे एयर है, वारिस है, अभी वारिस बनना बाकी है उसका, पिताजी की मौत नहीं हुई है लेकिन बनेगा वही, हमें पता है, तो वो एयर अपरेंट है। एयर का मतलब वारिस, अपरेंट का मतलब है जो क्लियर हो, पता हो। फिर ये देखो एमेरिटस, एमेरिटस का मतलब होता है ऐसा आदमी जो बहुत बुद्धिजीवी कभी रहा है लेकिन अब रिटायर्ड हो गया अपनी पोस्ट से। जैसे प्रोफेसर किसी कॉलेज का, तो रिटायर्ड प्रोफेसर को एमेरिटस प्रोफेसर नहीं बोलते, इसको बोलते हैं प्रोफेसर एमेरिटस। प्रीस्ट है किसी मंदिर का, किसी मस्जिद का है ना, गुरुद्वारे का, तो प्रीस्ट एमेरिटस। टाइम इमोरियल यानी चिर प्राचीन काल से, है ना, जब तक हमें याद ही ना हो ऐसा टाइम, टाइम इमोरियल। फिर लास्ट में है गॉड अलमाइटी, अलमाइटी मतलब सर्वशक्तिमान, तो गॉड अलमाइटी लिखते हैं, अलमाइटी को पहले नहीं बाद में। सिटी प्रॉपर वो वाला एरिया है किसी सिटी का जिसमें उसके सबअर्बन एरिया नहीं आते। जैसे आपका शहर है मान लीजिए जयपुर, तो जयपुर में आसपास और भी छोटे मोटे गांव वाँव आते हैं, वो गांव छोड़ दो, मेन जयपुर सिटी जो है वो कहलाएगी सिटी प्रॉपर। डेविल इनकारनेट का मतलब होता है, इनकारनेशन होता है अवतार, डेविल यानी शैतान, तो डेविल इनकारनेट यानी शैतान का अवतार, गॉड इनकारनेट यानी भगवान का अवतार। ठीक है, तो ऐसे ही वर्ड बने हुए हैं। होपफुली दिमाग में बैठ गए होंगे, मैंने टाइम इसीलिए लगाया बोल बोल करके आपको बिठाऊं, समझाऊं, तो देखते ही आपको पकड़ में आए। अब 2 क्वेश्चंस भी दिखा रहा हूं मैं आपको, मैं चाहता हूं इन दोनों को आप सॉल्व करो। इस फॉर्मूला से आपकी आइडेंटिटी तभी बनेगी जब आप इसको अप्लाई करोगे। दोनों को ट्राई देना, कमेंट्स में डाल देना, गलत होगा सही होगा आपको फीडबैक देंगे। द किंग swore by almighty gods to protect his people while the apparent heir waited impatiently to ascend the throne। ठीक है, वैसे यहां पे मेरिटस प्रोफेसर और इनकारनेट विजडम। चलो अब लगाओ इस फॉर्मूला को भाई। इस फॉर्मूला को लगाते हो तो कॉन्ट्राडिक्शन अपलेंटी जो है गलत है। क्या करूं मैं, कॉन्ट्राडिक्शन के बाद में अपलेंटी मुझे लिखना चाहिए, इसको हटा दो और आगे हटा दो। तो ये थी अपनी सारी एरर्स। अब एक एरर इसमें और बची हुई है जो सबसे लास्ट लेवल की, एडवांस लेवल की है। मैं एक बार फिर से क्लास को पॉज दूंगा, 5-10 सेकंड ले लो भाई, और जो बता सको, दिखा सको, ढूंढ सको बताओ। देखो लास्ट एरर है यहां पे, कॉमा के बाद में अगर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले तो इसका मतलब है सब्जेक्ट जो है, मेन सब्जेक्ट, उसके ऊपर कोई काम हो चुका है पास्ट में। और अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म मिले तो इसका मतलब है सब्जेक्ट एक एडिशनल काम कर रहा है इस वर्ब के जरिए। अब मुझे बताओ इग्नोर्ड, क्या गवर्नमेंट को इग्नोर कर दिया गया है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया मैंने कॉमा के बाद, एडिशनल काम बता दिया, लेकिन इसका मतलब यह है कि सरकार इग्नोर हो चुकी है। क्या ऐसा है? ऐसा तो नहीं है। हाँ, लेकिन सरकार इग्नोर कर रही है इस कॉन्सेप्ट को, प्रोपोर्शनैलिटी का और कॉन्ट्राडिक्शंस को। सरकार ये काम करवा नहीं चुकी खुद पे, सरकार ये काम करने वाली है। समझ पा रहे हो? सरकार ने सब कुछ किया इस चीज को करते हुए, और ये चीज क्या थी? इग्नोर करना। तो इग्नोर करते हुए इस कॉन्सेप्ट को सरकार ने, इस फॉर्मूला को या टूल को मैंडेट जो है मैंडेट किया। यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म से काम नहीं चलेगा, यहां लिखना पड़ेगा वाइल इग्नोरिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। सिंपल फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो, कॉमा के बाद में वाइल कभी कभी आ जाता है, ऑप्शनल है, ना भी आए। कॉमा के बाद में सीधे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो तो समझ लेना सब्जेक्ट के ऊपर कोई काम हुआ है, सब्जेक्ट के साथ कोई हादसा हुआ है। लगी हो वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो इसका मतलब है सब्जेक्ट उस काम को कर रहा है। तो सरकार को इग्नोर नहीं किया गया, सरकार इग्नोर कर रही है कॉन्सेप्ट को, प्रोपोर्शनैलिटी का, इसलिए वाइल इग्नोरिंग द कॉन्सेप्ट मुझे लिखना चाहिए। तो ये सबसे आसान एक्सप्लेनेशन है इस फॉर्मूला की, वर्ब थर्ड और वर्ब के आईएनजी फॉर्म को पार्टिसिपल फॉर्म में कैसे यूज करना है। चलिए रैप अप करें क्लास को। चलिए क्लास कैसी लगी आज की जरूर से बताना कमेंट सेक्शन में। नोट्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के फर्स्ट कमेंट के अंदर। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, इनको खुद से सॉल्व करके कमेंट्स में डालना। अपना सजेशन फीडबैक जरूर दे सकते हैं। कल आपसे मुलाकात लेंगे। अंटिल देन, सर।